ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? इतनी देर से लाइव करने की कोशिश कर रहे थे, वो इवेंट में कोई प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो कल मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल शुरू किया था, ठीक है ना? चलिए अब उसी पे बेस्ड और सवाल करेंगे। दिए गए चित्र में मेरे दोस्तों पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और पीएस एंगल बाइसेक्टर है। मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन है ये पीएस एंगल बाइसेक्टर है, समझिएगा मेरे दोस्तों। एंगल पी का तो आपसे पूछा आरटी से टी क्यू का रेशियो क्या होगा। देखिए, मैं आपके सामने एक चीज बता देना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपके सामने मेरे दोस्तों हमने एक सर्कल बना दिया, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक सर्कल बना दिया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बना सकते हैं आप। अगर इस सर्कल के अंदर मेरे प्यारे भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जाए, अगर इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा। आप बोलोगे जी सर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड सेम है, ठीक है ना? ध्यान समझने की कोशिश करेगा, ये पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे मेरे प्यारे भाई, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं हम, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा मेरे दोस्तों ना। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा, क्या ये सर्कल का डायमीटर नहीं होगा? ये जो पीएस होगा, क्या ये इस सर्कल का डायमीटर व्यास होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां सर, क्योंकि जो पिक्चर इधर है डिट्टो वैसी इधर है, आधा आधा हो गया, तो इस सर्कल का डायमीटर हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहते तो वो भी देख पाते हैं, है ना? रीजनिंग से तो आपने देख दिया भाई, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल मेरे दोस्तों कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। आप बोलोगे जी सर। तो आप इसको यहां से मिलाइएगा मेरे प्यारे भाई, सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। इस आर्क को देखो, इस आर्क को, इस आर्क को, इस आर्क द्वारा एंगल आरपीएस 30 है, एंगल आरपीएस 30 है, तो एंगल आरक्यूएस ये भी 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये भी 30 होगा। भाई सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं, जो ये एंगल है डिट्टो वही आपका ये एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बोलो। तो मेरे प्यारे भी 60 और 30 से टोटल एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? और 90 डिग्री किसमें बनता है? सेमी सर्कल में बनता है, अर्धवृत्त में। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है अभी इस कॉर्ड पीएस द्वारा 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये क्या है? ये आपका एक सेमी सर्कल है, यानी कि पीएस क्या हो गया? डायमीटर हो गया, ठीक है ना? तो ये बात आपको समझनी, इसका कई जगह यूज होता है फिगर में, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना? तो सवाल में आपको यही दे रखा, आपसे पूछा आरटी से टी क्यू का रेशियो। सवाल सभी ने पढ़ लिया? ये क्वेश्चन है आपके सामने, आरटी से टी क्यू का रेशियो आपको निकालना है। चलो, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई यहां पर, और ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है आपका, ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। समझ में प्यारे बच्चे? चलिए कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? देखिए, अगर ये मेरे दोस्तों यहां से आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री का है, भाई ये भी 60 डिग्री का है। आप बोलोगे हां जी सर, सवाल तो अब सॉल्व हो गया। अगर ये 60 डिग्री स्टूडेंट, तो ये कितना? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है। ये मैंने हल्का सा वैसे चेंज कर दिया है। भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60-60 होता है ना, ये एंगल बाइसेक्टर बोला है तो 30-30 हो जाएगा। आप बताओ, सर्कल के इस आर्क को देखो आर एस द्वारा, ये एंगल आरपीएस 30 है, तो एंगल आरक्यूएस ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। एक्चुअली हमको जो निकालना है वो आरटी से टी क्यू का रेशियो निकालना है, यानी कि हमको देखना है ट्राइंगल आरटी क्यू में, ट्राइंगल आरटी क्यू में ये 120 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये भी कितना बचेगा? 30 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हां जी सर। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये ट्राइंगल जो बन गए 120, 30 डिग्री ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। और 30, 120 डिग्री ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1/√3। ये 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 30 डिग्री के सामने 1 है और 120 डिग्री के सामने √3 है। आप बोलोगे हां जी सर। तो आरटी से टी क्यू का रेशियो कितना आ गया? 1:√3 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है।
आरटी से टीक्यू का रेशियो कितना आ गया, 1:√3। ये सवाल है आपसे। जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था ना एक्चुअल में, वो ये था, आरटी से आरक्यू का रेशियो पूछा था। आपसे जो सवाल आया था सीएचएसएल 2017 में, वो ये था, आरटी से आरक्यू का रेशियो पूछा था। तो R2 आरक्यू बराबर बराबर हो जाएंगे ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल 30 डिग्री के सामने, ये भी 30 डिग्री के सामने, तो 1:1 आंसर था उस सवाल का। क्लियर है, सभी को समझ में आया? तो आसान सवाल था। आगे चलेंगे और करिए मेरे दोस्तों, आपके सामने सवाल नंबर है 21। फटाफट बनाइएगा। बैकग्राउंड बहुत ब्राइट है, थोड़ा सा डल कर देता हूं। चलिए अब ठीक है बच्चे, करो। बनाइए बच्चे। पढ़ो के आओ रंगोली। 20 रोहित। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसका सेंटर ओ है और माइनर आर्क बीसी पर एक पॉइंट डी है। मेरे दोस्तों एंगल सीबीडी 40 डिग्री है, तो आपसे एंगल बीसीडी पूछा है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। आपके सामने यह बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों एबीसी, जो केंद्र ओ वाले सर्कल के अंदर इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब अंदर, तो ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। इसके अंदर मेरे प्यारे भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है। समझ में आप बोलोगे जी सर, चूंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड सेम होंगी, आप बोलोगे हाँ जी ये दिया हुआ है। अब ये बोला है कि माइनर आर्क लघु चाप बीसी पर, तो ये माइनर आर्क है, छोटा चाप है। इस माइनर आर्क बीसी पर कोई पॉइंट डी है कि एंगल सीबीडी 40, तो इस माइनर आर्क पे ये पॉइंट डी है मेरे दोस्त। ये तो माइनर आर्क है, छोटा चाप, ये बड़ा चाप हो जाएगा, तो इस पर एक पॉइंट डी है कि एंगल मेरे प्यारे भी कौन सा, सीबीडी, ये वाला एंगल 40 डिग्री का। आपने इसको मिला दे, ये 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। ये लेटेस्ट प्रीवियस सवाल है, तो आपसे पूछा है बीसीडी, ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, ये जल्दी से बताइए। 2020 के प्री का सवाल है, रंगोली एकदम बेसिक से है, बस आपको बेसिक याद होना चाहिए। रंगोली जरा बताना 30 30 120 डिग्री ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? जब आपको याद ही नहीं तो कैसे काम कर चलेगा? ये 40 डिग्री का आपसे ये एंगल पूछा, ये सवाल है, करो। देखिए हर कोई ये बात जानता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये एंगल कितने डिग्री का स्टूडेंट? 60 डिग्री का है। समझ में आया? क्या आपको दिख नहीं रहा ये ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया? ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया मेरे प्यारे भाई। अब ये ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है स्टूडेंट। अगर ये 60 डिग्री है स्टूडेंट, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बताइए रंगोली। चक्र चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हो, और उसमें आमने सामने का सम 180 होता है। अगर ये 60 है तो 120 डिग्री का होगा। अब सवाल खत्म। ट्रायंगल बीसीडी को देखो, 120 और ये 40, 160 हो गया। ये कितना बचा? 20 डिग्री बचा, तो 20 डिग्री आंसर है इस सवाल का। यही तो पूछा था, एंगल बीसीडी 20 डिग्री। तो प्री में आसान सवाल आते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों इसका। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट की बात समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पे 22 नंबर। नाउ इसको मेरे दोस्तों सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सवाल पेपर में आ चुका है 2-3 बार, लेकिन ये वापस से आएगा और ये आता रहेगा उम्र भर जब तक एसएससी है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट बोला है, ठीक है ना। चलेगा। यस बिल्कुल पवन भाई। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। सवाल में बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इसके तीनों शीर्षों को काटकर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया। आपको नहीं पता होगा रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। हिंदी में समषटभुज, सम का मतलब समान, सट का मतलब छह, भुज का मतलब भुजाएं, यानी कि छह भुजाओं वाला एक बनाया गया है बहुभुज। रेगुलर का मतलब समान, हेक्सा का मतलब सिक्स, गन का मतलब भुजा, छह इक्वल साइड वाला जो है एक बहुभुज आपके सामने पॉलीगन बनाया गया है। हेक्सागन का जो एरिया है वो ट्राइंगल के एरिया का कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आप इस सवाल का डायरेक्ट आंसर याद रखिए कि अगर आप एक समबाहु त्रिभुज से छह भुजाओं वाला, इक्वल भुजाओं वाला एक हेक्सागन काटेंगे, एक समबहुभुज काटेंगे, षटभुज काटेंगे, तो उसको उसका जो एरिया होगा, रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का 66.66% होता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको पहले बताना होगा कि रेगुलर हेक्सागन एक्चुअली में है क्या। देखिए, हेक्सागन जो होता है ना प्यारे बच्चे, वो ये होता है, ये हेक्सागन होता है मेरे दोस्तों, छह भुजाओं वाली आकृति जिसमें छह की छह भुजाएं बराबर हो। ये हो गया मेरे दोस्तों हेक्सागन। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ये सब बराबर होती है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ इक्वल होती है। ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागन का जो हर एक आंतरिक कोण होता है ना, ये जो अंदर का कोण होता है, इंटीरियर एंगल जो वो 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का होता है मेरे प्यारे भाई। ये 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 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 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। क्यों होता है वो मैं आपको जब पॉलीगन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। रेगुलर हेक्सागन का भी इतना ध्यान रखिएगा, हर एक आंतरिक कोण, हर एक इंटीरियर एंगल, हर एक अंदर का कोण 120 डिग्री का होता है। प्यारे भाई, अगर मैं इसका ये डायगोनल खींचूंगा, ये डायगोनल खींचूंगा प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा, तो जो ऊपर है वही नीचे है, बिल्कुल आधा आधा हो गया। जो ऊपर है वही नीचे, बिल्कुल आधा आधा हो गया, कोई भेदभाव नहीं रहा। मतलब अगर 120 है तो ऊपर 60 डिग्री हो गया और नीचे 60 डिग्री हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, समझ में आया भाई, ऊपर 60 डिग्री हो गया और नीचे 60 डिग्री हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात आपने अच्छी बताई। ठीक है भाई। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसको यहां से मिला देंगे, सुनिएगा प्यारे बच्चों, इसको आप यहां से मिलाएंगे तो आधा आधा हो गया, जो इधर है वही इधर है, आधा आधा हो गया। तो भाई ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। आप बोलोगे जी सर ये भी 60 हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, अब के बात एकदम क्लियर हो गई। आधा आधा, पूरा 120 था, हाफ हाफ हो जाएगा ना, कोई भेदभाव नहीं छोड़ते हम लोग ना, बढ़िया आदमी है। इसी तरीके से आप ये वाला डायगोनल खींचोगे, ये वाला डायगोनल, ठीक है, तीनों यहां एक ही जगह काटेंगे तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगा बच्चों। 60 भाई ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ही ये होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर, कोई समझ दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आप बोलोगे जी सर। अब बताओ ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना बचा, 60 डिग्री का बचा। ये 60 है, 60 है, तो ये भी 60 डिग्री का बचा है भाई। ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये भी 60 डिग्री हो गया। क्या आपको यहां पे अब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि जो रेगुलर हेक्सागन है एक्चुअल में वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब कुछ और नहीं है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपस में चिपका दिया है ऐसे, बस, नथिंग एल्स। ठीक है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सब सेम साइड शेयर कर रहे हैं, सभी की साइड बराबर है मेरे दोस्तों। जो ये साइड ए है तो ये भी ए है, 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 सारी लेंथ इक्वल है। यानी कि यहां पे सब समान भुजा वाले 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। समझ में आया? बोलो ठीक है ना, क्लियर है? मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को हमारी ये बात अच्छे समझ में आई है कि एक रेगुलर हेक्सागन समषटभुज जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऐसे सटा के बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिएगा, ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। अब यहां पे सवाल पे आ जाइए। सवाल क्या है?
सवाल यह है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, उसके वर्टिसेस, उसके शीर्षों को काटकर मेरे प्यारे भाई एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है। तो इस हेक्सागन का जो एरिया है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का कितना परसेंट होगा? चलो, तो कोई बच्चे का दिमाग इतना काम कर रहा है कि आप मुझे बताओ कि इसमें कैसे हम रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे शीर्ष काट के। किसी का दिमाग इतना तेज काम कर रहा है कि कोई बालक हमें यह सिखा दे कि बताओ हम इसके वर्टेक्स काट के कैसे हेक्सागन बनाया जाए। प्यारे भाई, हमने कल एक बात बताई थी कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो भी मेरे प्यारे भाई 70 सागर, तो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगी। भाई अगर मैं यहां पे ये पैरेलल लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों, इसके समझने की कोशिश करेगा, ये तो जो ट्राइंगल है वो भी इक्विलेटरल ही बनेगी। तो भाई मैंने क्या करा मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करेगा, यहां पे मैंने कैसे कट मारा, खड़ैक कट मार दिया, ठीक है। इसके पैरेलल मैंने दोस्तों एक कोने को ऐसे काट लिया, यहां कट मार दिया। भाई इस साइड के पैरेलल मेरे दोस्तों मैंने यहां पे इस तरीके से कट मार दिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या अब आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रेगुलर हेक्सागन दिखाई दे रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, आपने तो जादू कर दिया। यानी कि हर वर्टेक्स पे आप साइड के पैरेलल कट मारोगे, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। दिखाई दे रहा है? 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल कट कर देंगे तो ये जो रेगुलर हेक्सागन बना है इसमें भी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्यारे बच्चे। ऐसे आप मिलाएंगे तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। तो प्यारे भाई ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है मेरे दोस्तों। है भाई, रेगुलर हेक्सागन का आंतरिक 120 होता है, ये एक्सटीरियर 60 होगा, ये भी 60 होगा, मतलब ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। ये कोने में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। वो तो बनेंगे, जाहिर सी बात है, पैरेलल लाइन खींचोगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेंगे। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। मतलब आपको यहां पे जितने भी ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ट्राइंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भाई जो इसकी साइड है मेरे प्यारे भाई वही इसकी साइड है। दोनों सब इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम साइड को शेयर कर रहे हैं, सेम भुजा को शेयर कर रहे हैं। सबके सब इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, सबकी साइड बराबर हैं, इन सभी का एरिया भी बराबर है। भाई रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका एरिया भी 1 है, इसका एरिया भी 1 है, इसका भी 1 है भी। भाई इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सेम साइड है ना। ये वाली जो साइड है ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल की है ना, तो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये एक रीजनिंग का सवाल है रादर देन मैथमेटिक्स। यानी कि अगर मैं यहां से कहूं जो आपका हेक्सागन है, जो हेक्सागन है और जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है? हेक्सागन मतलब 6 ट्राइंगल 6 यूनिट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है? 6 और ये 3 9, 6/9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 6/9। और 6/9 का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 2/3। 3 से कट जाएगा 2/3। यानी कि हेक्सागन को जो एरिया है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का 2/3 है। ठीक, क्लियर है? तो कभी भी ये सवाल आएगा तो हेक्सागन का जो एरिया होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का 2/3 होगा, 2/3। समझ में आ गया? आप बोलो क्लियर है? इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसी भी संख्या को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ तो 66.66% आ जाएगा। ये क्लियर है? तो ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। मनदीप
सर ट्राइंगल में 1 क्यों? बेटा अंजलि मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इस ट्राइंगल का एरिया 1 है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। आपको 1 पसंद ना आ रहा हो तो x मान लीजिए, ठीक है भाई। भाई ये तीनों भी कोने में इक्विलेटरल ही है, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा क्योंकि दोनों सेम साइड है, इसकी दोनों की इक्विलेटरल ट्राइंगल की, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों की सेम साइड है, तो इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 होगा, ऐसे ही इसका भी 1, इसका भी 1। तो पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर 9 यूनिट है तो इस हेक्सागन का 6 यूनिट है। रेशियो कितना है? 2/3। परसेंटेज में कितना होगा? 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज का साइन, 66.66%। ठीक है, चले मैंने बहुत मेहनत से समझाया है आपको, पूरा फील करवा के, ठीक है ना, बेसिक भी बता दिया है। अगर अब भी समझ में ना आए तो भैया हाथ जोड़ के रट लो, अब मेरे बस की नहीं है, किसी के भी बस की नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 23। चले जल्दी से करो। हाँ फिक्स है सुरभि, जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन। 300 केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे उसमें उलझे रहें, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। 300 के बजाय 400, 500, 600, 750 XYZ कुछ भी दे देता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसके अंदर बने हेक्सागन का रेशियो फिक्स होता है 2/3। ठीक है ना, इसको एक थ्योरम की तरह समझिए। अगला सवाल बताइए 23 नंबर। यह सीडीएस का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कई सालों तक लगातार आया था एग्जाम में, ये बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दिए गए चित्र में एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो प्यारे बच्चों ये एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी हर एक साइड की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ये जो एक्स वाई है बीसी के पैरेलल है, एक्सपी जो है एसी के पैरेलल है, वाई क्यू जो है वो एबी के पैरेलल है। ठीक है, यदि एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू 40 है तो आपसे पूछा है पी क्यू का मान क्या होगा। पी क्यू का मान आपको बताना है। चलो करें, बड़ा कर दे मेरे दोस्तों सवाल को, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, चलेगा भाई। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक साइड 30 सेंटीमीटर होगी। ये भी 30 है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये साइड बीसी भी 30 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर, सवाल में ये बोला गया कि ये जो लाइन है मेरे दोस्तों ये इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई एक्सपी ये एसी के पैरेलल है, ये जो लाइन है वाई क्यू ये एबी के पैरेलल है। मैंने आपको कल ही समझाया था कि अगर आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो छोटा ट्राइंगल भी इक्विलेटरल होगा। ये 60 होता है इक्विलेटरल में, 60 60 60। अभी छोटा ट्राइंगल भी इक्विलेटरल बनेगा, ये भी 60 60 हो जाएंगे ना। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी। तो अगर आपने ये जो लाइन एक्स वाई है ये बीसी के पैरेलल खींची है तो ये जो ट्राइंगल ए एक्स वाई है ये भी मेरे प्यारे बच्चे कैसा हो गया, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, समबाहु। मतलब अगर ये लंबाई एक्स है मेरे दोस्तों तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसी तरीके से आपने जो लाइन एक्सपी है एसी के पैरेलल खींची है तो छोटा ट्राइंगल है एक्सपी भी, ये भी इक्विलेटरल हो गया। मतलब अगर ये लेंथ वाई है तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा। इसी तरीके से जो लाइन वाई क्यू है ये ए बी के पैरेलल है तो ये छोटा ट्राइंगल वाई क्यू से ये भी इक्विलेटरल होगा। अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये भी जेड होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड को ऐड करूं, तीनों साइड को ऐड करूं तो ऐड करने पर क्या आ रहा है देखिए, है भाई तीनों साइड को ऐड करो मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा। ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस जेड, और मेरे प्यारे भाई ये वाई प्लस जेड। अभी एक्स एक्स 2 बार है, वाई वाई 2 बार है, जेड जेड 2 बार है, और ये पी क्यू, यानी कि आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, और ये प्लस पी क्यू। ये पी क्यू रह गया ना मेरे दोस्तों। अगर तीनों साइड को देखेंगे पेरीमीटर, तीनों साइड को ऐड करेंगे, एक्स एक्स 2 बार है, वाई वाई यहां 2 बार है, जेड जेड 2 बार है, ये पी क्यू क्या आएगा पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तीनों साइड का सम 90 है। आपको जो निकालना है ना वो पी क्यू की लंबाई निकालना है, बस पी क्यू की लंबाई क्या आ जाएगी बताओ, सवाल समाप्त। यही तो आपको दे रखा है, एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू, यही तो आपको दे रखा है। इन तीनों का ही तो सम आपको दे रखा है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आपको यहां पे 40 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 40। तो यानी कि पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी आ गई?
10 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ये x प्लस वाई प्लस जेड 40 दे रखा है, 40 दूनी 80 और 90 माइनस 80 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मेंटली भी कर सकते हैं आप इस सवाल को। डायरेक्ट देखते हैं कि पीकू की जो लंबाई आएगी मेरे प्यारे भाई वो क्या आएगा। पीकू की जो लेंथ होगी, तीनों साइड का सम 90 है, 30 30 30 90, पेरीमीटर 90 है। उसमें से मेरे दोस्तों ये एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड 2 टाइम्स घटाएंगे ना, इसका दुगना आपको घटाना है। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो ये एक आसान सवाल था। ठीक है ना, सीडीएस की परीक्षा में आया है कई बार ये सवाल। चलिए आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने यहां पे 24। ये बताइए जल्दी से करो। पेरीमीटर कोमल 30, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 30 है, तीनों साइड का सम 90 नहीं हो जाएगा। 30 30 30, दिमाग को ओपन रखा करो। ये बताइए मेरे दोस्तों, ये सवाल है 2020 के प्री का। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां ए कर लीजिए मेरे दोस्तों। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डी और ई 2 पॉइंट है ए बी ए सी पे रेस्पेक्टिवली, सद दैट डी इज पैरेलल टू बीसी। तो मेरे प्यार भी इस प्रकार से है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं इस सवाल में। ये ट्राइंगल एबीसी है दोस्तों, जो कि एक इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। अब बोलोगे जी सर टकाटक, बोला है डी और ई 2 पॉइंट है ए बी ए सी पे, कि डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो इस यहां पे जो लाइन है मेरे दोस्तों, ए बी पर एक पॉइंट डी है, ए सी पर ई है, कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है एंड इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ बीसी, और बीसी का आधा है भाई, ये बीसी का आधा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, चलेगा तो थोड़ा ऊपर बनाता हूं ना, जिससे कि आप अच्छे समझ पाए। ये डी बीसी के पैरेलल है और डी बीसी का आधा है। सवाल को ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। डी की जो लंबाई है बीसी की आधी है। यदि एडी प्लस सीई, एडी प्लस सीई प्लस बीसी 30 सेंटीमीटर है, तो क्वाड्रिलेटरल बीसीडी का पेरीमीटर बताइए, परिमाप बताइए। करो, परिमाप आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल का। भाई अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल आप लाइन खींचेंगे मेरे प्यारे भाई, तो छोटा ट्राइंगल भी इक्विलेटरल बनेगा। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों डी बीसी का आधा है। अगर बीसी मेरे दोस्तों यहां पर 2 है तो डीई 1 है, तो भाई ये भी 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 1 हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये साइड मैंने 2 मानी, मैंने बीसी को 2 माना कि माना बीसी 2 है, तो डी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर बीसी 2 है तो ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी 2 होगी मेरे दोस्तों, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है, 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। एडी प्लस सी प्लस बीसी 30 है। एडी कितना है 1, सी कितना है 1, बीसी कितना है 2, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4। सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल बीसीडी का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 2 3 4 5। पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे में चारों साइड का सम, तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 2 और 1 3, 1 4, 1 5। 4 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, आपसे 5 की वैल्यू पूछी है, यह सवाल था। अगर 4 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर, 30/4। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 और 1 5 यूनिट होता है, 30 और 7.5 ऐड कर देंगे, 37.5 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रिलेटरल का जो पेरीमीटर है वो 37.5 सेंटीमीटर होगा बच्चों। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चार किलो 30 सेंटीमीटर, 5 किलो 37.5 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन।
आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा सवाल नंबर 25 करो। ना 25 और 26 दोनों ही क्वेश्चन 2020 के मेंस में आए हैं। 25वां और 26वां दोनों ही सवाल 2020 के मेंस के एग्जाम में आए हैं। करिए जल्दी से। यस, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। तारा कह रहे सारी क्वेश्चन कल ही सॉल्व की। तारा कर लिए बेटा आपने सवाल सॉल्व? कोई बालक है जो इस सवाल को खुद से कर पाए? इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट एडी बराबर सीई, बीई एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एफ, द मीजर ऑफ एंगल सी एफ बी। करिए। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। या तो मेरे दोस्तों आप इस सवाल को मेथड से बनाइए, या फिर मेरे दोस्तों आप इस सवाल को शिफ्टिंग से बनाइए अपनी मर्जी से। भाई जैसे आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एबीसी, आपके सामने दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चे एबीसी। बोला यह है कि साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है और एसी पर मेरे दोस्त एक पॉइंट ई है कि एडी सीई के बराबर है। अब सवाल में ऐसा तो नहीं बोला गया कि डी कहां है और ई कहां है, बस ऐसे बोला है कि साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है और साइड एसी पर पॉइंट एक ई है कि एडी सीई के बराबर है। जो एडी है ये सीई के बराबर है, ऐसा बोल दिया है। ये कहीं नहीं बताएगा कि डी कहां है, भाई एडी कहां लेना है, सी कहां लेना, बस ये दोनों बराबर लेने हैं। और ये बीई और सीडी एक दूसरे को एफ पर काटते हैं। बताओ एंगल सी एफ बी। तो भाई जब ये बोला ही नहीं गया है कि डी और ई कहां है, तो सबसे आसान आपके लिए क्या रहेगा? सबसे आसान रहेगा डी और ई को मिड पॉइंट ले लेते हैं। भाई हम तो यहां पे डी और ई को मध्य बिंदु ले लेते हैं दोस्तों, मध्य बिंदु। हम क्यों पीछे रहे, हम तो अपनी तसल्ली देखेंगे, आसान चीज। अभी एडी और सी सवाल में बराबर बोला है, आप बोलोगे हाँ जी सर एडी सी बराबर होना चाहिए, क्या बराबर है? हाँ जी बराबर है। ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं भी मान लीजिए। मैंने डी और ई को मिड पॉइंट ले लिया है ना, तो मेरे दोस्तों ये लेंथ भी बराबर हो जाएंगी ना, ये लेंथ भी इक्वल हो जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, डी और ई मैंने मिड पॉइंट ले लिए। यानी कि मेरे दोस्तों, और ये जो बीई और सीडी, बीई और सीडी मेरे दोस्तों एक टाइप की मीडियन हो गई आपकी, है भाई। तो ये जो पॉइंट है आपका, यही सेंट्रॉइड भी है, यही इंसेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सब कुछ यही है। ये जो पॉइंट एफ है ये सब कुछ बन गया, यही इंसेंटर हो गया, यही सेंट्रॉइड हो गया, यही ऑर्थो सेंटर, यही सरकम सेंटर, सब कुछ यही हो गया। क्लियर? आपसे यही पूछा था एंगल सी एफ बी बताओ। अब बताओ अगर ये एंगल 60 है तो सरकम सेंटर ये है तो 120 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं? ये आंसर हो जाएगा, डबल होता है सरकम सेंटर पे तो। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। यही इन सेंटर बना दिया मैंने, यही सेंट्रॉइड हो गया, यही आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया। ये 60 है तो सरकम सेंटर पे 120 बनेगा। क्लियर है? खत्म सवाल। 120 डिग्री। तो सबसे आसान तरीका है इस सवाल को करने का। समझ में आ गया बच्चों? जब सवाल में कुछ मेंशन ना करा जाए कि ये इतना है, बस ये बोल दे कि ड्यूरी एनी पॉइंट, जब एनी पॉइंट है तो आप उसको अपनी मर्जी से सुविधा पे कैसे भी ले सकते हो। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा ना बोला जाएगा क्योंकि यहां पे डी और ई की एक्चुअल पोजीशन नहीं बताई गई है। नहीं सुरभि, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, इंसेंटर ले लो। अगर इंसेंटर पे क्या है 60, तो 90 प्लस 60/2 तब भी 120 आएगा सोनाली, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? कर लेंगे ना सवाल। अगला क्वेश्चन ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 26 क्या आंसर है?
यस, ये भी 2020 के मेंस का सवाल है, करो। फिर से मेरे दोस्तों बनाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने प्यारे भाई आपके सामने बना दिया इस प्रकार से ABC, जिसमें ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया मेरे दोस्तों आपके सामने ABC। अब मुझे बताइए जरा सोच समझ के, साइड AC पर मेरे दोस्तों पॉइंट E इस प्रकार है कि AE बराबर AD, जहां D BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है दोस्तों D है भाई। तो ये जो लाइन AD है आपकी मीडियन हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर भी है, आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही है, यही सब कुछ है मेरे दोस्तों, ठीक है। और साइड AC पर एक पॉइंट E ऐसा है कि AE ED के बराबर है। साइड AC पर एक पॉइंट E है मेरे प्यारे भाई यहां पर, कि ये जो है मेरे दोस्तों AE है भी, AE और AD बराबर बराबर है, ऐसा बोला गया है। तो आपसे पूछा एंगल EDC, एंगल EDC बताइए मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल आपको बताना, ये एंगल कितने डिग्री का है, करो। ठीक है ना, करिए जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स। अगर DBC का मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन है AD ये मीडियन है, ये एल्टीट्यूड भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी मेरे दोस्तों, 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होगा। अगर आप ट्राइंगल ADE को गौर से देखेंगे, त्रिभुज ADE को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो 30 डिग्री है। बाकी दोनों एंगल, ये चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, AD और AE बराबर बोला है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे मेरे दोस्तों। 30 है तो बाकी दोनों एंगल का सम 150 हो जाएगा, तो आधे आधे 75 डिग्री की, ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री। ये 75 है तो कितना बचा, 15 डिग्री का बचा। ये पूरा तो 90 है, ये 75 है तो कितना बचा, 15। तो एंगल CDE जो आपसे पूछा है, या एंगल EDC जो पूछा है, वो 15 डिग्री का आ गया। यही आंसर है D ऑप्शन। तो कितना आसान सवाल था भगवान। जल्दबाजी में डायग्राम रॉन्ग मत करो सयोनी। 15 डिग्री, एक बच्चा अच्छे से शांति से डायग्राम बना ले, उसको सारी चीजें पता है भाई कि 60 होता है, ये बाइसेक्टर होता है, वो चीजों को अप्लाई करे। कंसेप्ट पता लगने से कुछ नहीं होता। हाँ, ECD EDC तो बताया है 15 डिग्री। युवराज आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, AD दो साइड बराबर है, AD और E दोनों एंगल बराबर होंगे। 30 है तो बाकी 150 होगा, आधा आधा 75। अगला सवाल करिए, आसान सी बात थी यार ये। 27 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। सब मजेदार सवाल हैं इसमें, करिए। चलिए, सवाल है PQS एंड R आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R सच दैट PQR इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड PS इज डायमीटर ऑफ सर्कल। PS सर्कल का डायमीटर है, और द पेरीमीटर ऑफ क्वालिटरल PQSR। क्वालिटरल PQSR है ना, जिस ऑर्डर में बोला है ना, वर्टेक्स भी उसी ऑर्डर में होंगे। PQSR
करिए। बहुत ही अच्छा मीठा सवाल है दोस्तों। देखिए आपके सामने मेरे दोस्तों एक सर्कल है, ये हमने बढ़िया सर्कल बनाया है। सर्कल ऐसा है कि इसकी सरकमफेरेंस पे 4 पॉइंट है, पी क्यू एस और आर, कि पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा इस प्रकार से। ये हो गया कि पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गया। और पीएस जो है वो डायमीटर है। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों पीएस, ये डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है भाई। तो मेरे प्यारे भाई पीएस डायमीटर है 2r। तो आपको नहीं समझ में आता कि भाई ये डायमीटर है तो बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा, जो इधर पोर्शन है वह इधर पोर्शन है, यानी कि लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई भेदभाव नहीं है। तो आपसे पूछा इस क्वालिटरल पी क्यू एस आर का पेरीमीटर, तो हमको ये मिलाना होगा, क्यू से एस को मिला दीजिए, एस से आर को, तो क्वालिटरल बन गए पी क्यू एस आर। इसका पेरीमीटर परिमाप आपको बताना है, करिए जल्दी से। कौन करेगा? प्यारे स्टूडेंट्स, अगर इस सर्कल का डायमीटर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अबे ये भी 90 डिग्री का होगा, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। सवाल के अकॉर्डिंग साफ साफ है कि पीएस डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का होगा, सेमी सर्कल में बना एंगल ये भी 90 डिग्री का होगा। प्यारे भाई चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये बाइसेक्टर है, आधा आधा हो गया तो हाफ हाफ हो जाएगा ना 30 डिग्री का। और ये भी 30 डिग्री हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये भी 30 डिग्री हो गया। ये 30 है 90 है तो कितना बचा? ये 60 डिग्री का बचा है भाई। ये 30 90 तो ये भी कितना बचा? ये भी 60 डिग्री का बचा। तो यानी कि 30 60 90 ट्राइंगल ये हो गया। और हर किसी स्टूडेंट को 30 60 90 डिग्री के बारे में अच्छे से जानकारी है। नहीं जानते क्या? 30 60 90, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, 1:√3:2। अगर 90 डिग्री के सामने डायमीटर 2r है, 2r, तो 30 डिग्री के सामने r होगा, 60 डिग्री के सामने √3r होगा। समझ में आया? बोलो। 90 डिग्री के सामने 2r है तो 30 डिग्री के सामने r होगा, 60 डिग्री के सामने ये √3r होगा। सवाल बिल्कुल खत्म लेवल था। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर मेरे दोस्तों चारों साइड का सम ऐड कर देंगे, 2r प्लस 2√3r, तो 2r कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस √3 आ जाएगा पेरीमीटर। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पेरीमीटर क्या आएगा? 2r प्लस 2√3r, 2r कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3। 30 60 90 राइट एंगल ट्राइंगल याद करिए है भाई। आपको याद ही नहीं है फिर आपसे पूछो बेसिक से बता रहे, तुम्हारी बेसिक जो है यही है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। ये ट्राइंगल की साइड का रेशियो होता है। समझ में आया बच्चे? अबे बोल दो। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे भाई ये बताइए, 28 नंबर करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आसान सवाल। सपना कह रहे हैं सर प्लीज थोड़ा मोटिवेट कीजिए सीजीएल दिसंबर के लिए। सपना, सपना हो जा मोटिवेट, हो जा मोटिवेट, हो गई, हो जा, बात खत्म। जिसको नौकरी चाहिए वो अपने आप मोटिवेट रहेगा, जिसको नौकरी नहीं चाहिए वो ऐसी कमेंटबाजी करता रहेगा। हैं? जेब में नहीं है 10 रुपए, हैं? बेरोजगारी सर पे नाच रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर वाले रोज डिस्कशन करते आटा दाल रोटी इतना महंगा हो गया, कैसे खर्चा चलेगा, और उनको मोटिवेशन चाहिए। मेहनत करो, मेहनत ढंग से पढ़ लो, एक बार में बार बार मौका नहीं मिलता। चुनाव आने वाले हैं, अच्छी खासी वैकेंसी भी आएंगी,
इसके बाद दोबारा वैकेंसी नहीं आने वाली अगले 5 साल तक। अच्छा दलबीर, सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है मेरे दोस्तों फैमिली के लिए। सबसे बेहतरीन मोटिवेशन फैक्टर फैमिली के लिए कि आप नौकरी करो, नौकरी करने से अर्निंग होगी, समाज में रेस्पेक्ट होगी, जो रिश्तेदार आपको घृणा की दृष्टि से देखते थे वो आपको थोड़ा इज्जत देंगे, आपके दोस्तों की नजर में आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, और आपके सबसे ज्यादा खुशी होगी आपके माँ बाप को। पैसा कमाओ, कभी अपने पापा के लिए शर्ट लाना, उनके लिए पैंट लाना, ठीक है ना, उनके लिए एक वॉच लेना, अपने छोटे भाई के लिए वॉच लेना, छोटे भाई के लिए, भाई बहन के लिए कभी लैपटॉप लेके देखना नौकरी से। मम्मी को कभी वैष्णो देवी ले जाना, एक बार यहाँ बड़ी अच्छी सुविधा है, हरिद्वार से सीधा हेलीकॉप्टर वैष्णो देवी घुमाता है, उतार के आता है, तो उनको कितना आनंद आएगा। दिस इज द रियल मोटिव फैक्टर। आप लड़के कहते हैं क्या मोटिवेशन है, इंस्पेक्टर हो जाएगी, वर्दी आएगी, सर दूसरे को चिढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये सब मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन कम्स, शुड बी कम्स ओनली फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर कंट्री, नथिंग एल्स। चलो ये बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। रीनू, हां जी रीनू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे 2 सवाल है मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका सेंटर, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इस प्रकार से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड डायमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल है भाई, कट साइड ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो मेरे दोस्तों ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों कि एबीसी जो है मेरे प्यारे भाई ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, और ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे प्यारे भाई हाइट होगी, तो एक तरीके से मीडियन भी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों ओ सेंटर वाला एक सर्कल है जिसका डायमीटर ट्राइंगल की हाइट के बराबर है, और जो है मेरे दोस्तों जो सर्कल है साइड ए बी ए सी को पी क्यू पे काटता है मेरे दोस्तों। तो आपको एक सर्कल खींचना है मेरे प्यारे में जिसका जो डायमीटर है वो इस ट्राइंगल की हाइट के बराबर हो, ए बी ए सी को काट रहा है सर्कल पी क्यू पे। तो सर्कल कैसा होगा, वो सर्कल प्यारे बच्चे ऐसा होगा, ये है वो सर्कल। दिखाई दिया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल दिखाई दिया। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है मेरे दोस्तों, और इस सर्कल का जो व्यास है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के बराबर है, दिख रहा है ना, है नहीं, सर्कल का जो व्यास है क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के बराबर है। ये सर्कल ए बी को काटता है पॉइंट पी पर और एसी को काटता है मेरे दोस्तों पॉइंट क्यू पर। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा है बताइए एपी से क्यूसी का रेशियो क्या होगा, एपी से क्यूसी का रेशियो आपसे पूछा, करिएगा जल्दी से करो। तो मेरे दोस्तों एपी इधर है, क्यूसी इधर है, आप देख सकते हो कि जैसा पिक्चर इधर है वैसा ही पिक्चर इधर है, सिमेट्रिसिटी। रीजनिंग वगैरह जानते हो ना गणित के अलावा, आप ये बात अच्छे से कह सकते हो कि जो लंबाई क्यूसी की है सेम वही लंबाई पीबी की है। क्यूसी और पीबी में कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि आपसे एपी से
क्यूसी का रेशियो पूछा है, क्यूसी का, तो क्यूसी का मतलब क्या हो गया, पीबी। तो एपी से पीबी का रेशियो मेरे दोस्तों पूछा है, ये है ना, एक तरफ ले आते, एपी से पीबी का रेशियो पूछा है, करो। हम मिलन एकदम लाइव है भाई, कैसे करेंगे। हालांकि सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी आप इसको यहां से मिला के ये 30 60 90 वगैरह भी लगा सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं सबसे स्मार्ट सबसे सिंपल अप्रोच आपको बताना चाहूंगा जो इस टाइप के किसी भी सवाल में लगेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, प्यार से। भाई आपको सर्कल टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी याद है सर्कल की, अगर आपके सामने एक सर्कल है, हालांकि कंसेप्ट सर्कल का है बट यहां लगा लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से मेरे प्यारे भाई, किसी भी पॉइंट पी से, सर्कल के बाहर मेरे दोस्तों किसी पॉइंट पी से, अभी आप सर्कल की एक सीकेंट खींचते हो मेरे दोस्तों, छेदक रेखा, छेदक रेखा एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो बिंदु पे छेद करती हुई जाए, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट है ना, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो अगर सर्कल के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट और सीकेंट लाइन खींची जाए तो क्या आपको रिलेशन पता है? इसका पता बिना आप 9वीं क्लास पास ही नहीं कर सकते थे। चलो नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, ये जो टेंजेंट है ना पीटी का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई, पीटी का स्क्वायर क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई ये लेंथ है पीए, यहां से देखिए पी से ए तक की दूरी, फिर पी से लेके बी तक की दूरी, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। यह है टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी सर्कल की, ठीक है ना। सर्कल में इस पर ढेरों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, इससे आप ये सवाल करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी सवाल करेंगे तो पीटी का स्क्वायर बराबर हो गया स्टूडेंट यहां पे पीए गुणा पीबी। देख पा रहे बच्चे, पीटी का स्क्वायर बराबर है पीए गुणा पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी, ये मन में बिठा लीजिए। तो क्या आपको यहां पर भी यही रिदम नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही दिखाई तो दे रहा है। भाई ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मेरे दोस्तों टेंजेंट है, टेंजेंट देखो टेंजेंट है मेरे प्यारे में, जिसको यहां टच कर रही है डी पर, दिखाई दे रही है, और ये सर्कल की सीकेंट है, छेदक रेखा बीपीए। तो आप यहां पे टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये सर्कल है, सर्कल के बाहर ये पॉइंट बी है, ये स्पर्श रेखा है दोस्तों, यहां देखो यहां पे 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है भाई, और ये एक छेदक रेखा है, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लग जाएगी। तो भाई मैंने ये लेंथ को 2 मान लिया, 2। अब मैंने 2 क्यों माना अभी आपको पता लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि 2 का आधा करने में आसानी रहती है। मैंने लेंथ को 2 मान लिया, बीडी 2 मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से माना कि माना बीडी 2 है, तो डीसी भी 2 है मेरे प्यारे भाई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 4। तो भाई ये साइड ए बी भी 4 हो जाएगी ना, साइड ए बी भी 4 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, तो सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट है बीडी, तो बीडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? बीपी गुणा बीए, बीपी गुणा बीए। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, चारों साइड बराबर, तीनों साइड बराबर होंगे, ये 4 है तो ये पूरी साइड में बीए भी कितना, ये भी 4 है ना। तो बीपी की जो लंबाई आ गई वो 4/4, यानी कि 1 यूनिट आ गई 1। समझ में? तो यहां पे इसलिए मैंने 2 माना था कि आधा करने में या बटे 4 करने में कोई परेशानी ना हो, फ्रैक्शन में ना जाए। मानने को तो आप एक्स भी मान सकते थे कि माना ये एक्स है, वो भी हो जाएगा, लेकिन इतना झंझट काहे पाले हम। तो ये 2 है, चूंकि आपकी ठीक है हाइट है तो आधा आधा करेगी, ये 2 है बीडी तो ये भी 2 हो जाएगा। इक्विलेटर ट्राइंगल की हर एक साइड कितनी हो जाएगी? 4 4। तो ये बीडी का स्क्वायर बराबर बीपी गुणा बीए, यहां से बीपी की लंबाई 1 आ गई। अगर बीपी की लंबाई 1 है प्यारे बच्चों, ये बीपी बीए 4 है, तो ये कितना बचा? एपी 3 बचा, ये 3 आ जाएगा। स्टूडेंट बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट? भाई बीपी की लेंथ 1 है, ये पूरी 4 है, तो एपी कितना बचा? 3 बचा। तो आपसे एपी से पीबी का रेशियो पूछा है तो 3:1 ही आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है ना, आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों, एक ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पे मेरे दोस्तों ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है एज इट इज, ठीक है, एसएससी में नहीं सीडीएस में आया है। अब मेरे प्यार में सवाल आगे जो बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि पी से क्यू तक को मिला दें, पी से क्यू को, ये तो आ गया पेपर में, इसको हटाओ। सवाल ये बनेगा कि बताओ पी क्यू से बीसी का रेशियो क्या होगा, पी क्यू से बीसी का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पी क्यू से बीसी का रेशियो। तो प्यारे बच्चे भाई ये एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू जो है ये पैरेलल है बीसी के, दिख रहा है आपको, तो यानी कि जो छोटा ट्राइंगल है एपी क्यू ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर इसकी साइड एपी 3 है तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा, पी क्यू भी 3 हो जाएगा ना, पी क्यू भी 3 हो जाएगा, और साइड बीसी कितनी है 4, तो पी क्यू से बीसी का रेशियो हो जाएगा 3:4। समझ में आ गया, ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स, बात क्लियर है। पी क्यू से बीसी का रेशियो 3:4 मेरे प्यारे बच्चे, 3 है ना, तो ये भी 3 हो जाएगा, पी क्यू भी, ये छोटा ये पी क्यू भी इक्विलेटरल बन जाएगा, पैरेलल है पी क्यू, तो 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सी बात थी मेरे दोस्त, ठीक है, चले आगे। ये थ्योरम उतार लेना सबने अपनी कॉपी में। चलिए 29वां यही सवाल है, यही क्वेश्चन है प्यारे भाई 29वां, ठीक है ना। पीक्यू से बीसी का रेशियो पूछा है, 3:4 आंसर है, ठीक है ना, ये अभी पेपर में नहीं आया है ये। और करिए दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 30। कौन करेगा, बहुत शानदार प्रश्न है, शानदार आदमखोर सवाल, करके बताइए जरा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, करो। करिए, आया कोई स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व कर पा रहा है, मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है ना, फ्रेश क्वेश्चन है, प्रीवियसर नहीं है। देखो सवाल के अकॉर्डिंग पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओ इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल सच दैट एस आर इज डायमीटर। एक सेमी सर्कल है मेरे दोस्तों, और ये एस आर इस सेमी सर्कल का डायमीटर है,
समझ पा रहे हैं? और इस सेमी सर्कल ऐसा है कि साइड PQ को यहां टच कर रहा है पॉइंट T पर, ओ इस सेमी सर्कल का सेंटर है। तो आपसे पूछा है PT से QT का रेशियो, PT से QT का रेशियो क्या होगा? चलिए करिए, बड़ा कर देते हैं, बताओ। PT से QT का रेशियो, ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये यहां पे है, बताइए, टच कर रहा है। तो मेरे दोस्तों यहां पे टच कर रहा है, और ये मेरे दोस्तों इस सेमी सर्कल का सेंटर है, सेंटर। जवाब दीजिए प्यारे भाई। बहुत ही बेहतरीन, और इससे आसान सवाल नहीं बन सकता था कोई। सवाल बहुत जबरदस्त है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये सेमी सर्कल है, ये साइड PQ को यहां टच कर रहा है, T पे सेंटर है, तो मेरे दोस्तों रेडियस हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, तो ये टेंजेंट है, रेडियस है। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। चूंकि ये ट्रायंगल PQR इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर ये 90 है, तो ये कितना है मेरे दोस्तों? 30 डिग्री का हो गया। 30 60 90 ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट। अभी ये रेडियस है, ये टेंजेंट है मेरे दोस्तों, इस सेमी सर्कल का सेंटर है, तो टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। तो 30 60 90 ट्रायंगल के बारे में तो आपको मैं पढ़ाता ही आ रहा हूं शुरू से। क्या रेशियो होता है? 30 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ 1 है तो 60 डिग्री के सामने लेंथ होगी √3, और 90 डिग्री के सामने लेंथ होगी मेरे प्यारे भाई 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं? आप बोलोगे ना सर कोई परेशानी नहीं। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, ये सेमी सर्कल की रेडियस है भाई OT, तो ये भी तो रेडियस है OR। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, ये भी तो रेडियस है OR। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर ये लेंथ √3 है, ये रेडियस √3 है, तो ये भी तो √3 होगा। आप बोलोगे जी सर ये भी √3 होगा। भाई ये √3 है तो ये भी तो √3 होगा, रेडियस है भाई, ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 2 है, ये √3 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी साइड कितनी आ गई? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी साइड आ गई 2 + √3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये पूरी साइड कितनी आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की? 2 + √3। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है, तो ये साइड भी 2 + √3 होगी, ये साइड भी 2 + √3 होगी, ये 1 है, तो 2 + √3 में से 1 घटाएंगे, ये कितना बचा मेरे दोस्तों? बचा 1 + √3, 1 + √3 यूनिट बचा। आप बोलोगे जी सर। तो PT से QT का रेशियो आ गया √3 + 1 रेशियो 1। ए ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आएगा भी नहीं यूजर, आप पढ़ते लिखते नहीं हो ना कुछ। तुमसे पूछ ही नहीं रहा यूजर, ठीक है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 + √3 है, तो ये भी 2 + √3 होगी। 1 है तो ये घटाएंगे तो ये कितनी बचेगी? 1 + √3। तो √3 + 1 रेशियो 1 आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ऐसे अच्छे अच्छे नए सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाके आपका कुछ कल्याण होगा, ठीक है ना? चलिए अभी तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में काफी सवाल है, बताओ। 31 नंबर प्रश्न करो जल्दी से। करो। मेहनत करो यूजर, मेहनत। चलिए अगला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 31, 2017 की मेंस की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था, और कौन स्टूडेंट इस सवाल को करने वाला है जरा बताइएगा। 2 सर्कल्स आर प्लेस्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मेरे प्यारे भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 2 सर्कल बनाए गए हैं। व्हाट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल टू दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? स्मॉलर सर्कल के एरिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या रेशियो है, बता दीजिए। ये है क्वेश्चन।
बोलो, छोटे सर्कल और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या रेशियो है? वाह बेटा वाह। मैंने आपको बताया किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल बनाया गया है, एक और छोटा सर्कल बनाया गया जो यहां पे इस सर्कल को भी टच कर रहा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की बाकी दो साइड को भी टच कर रहा है। तो आप जानते हैं छोटे मोटे सर्कल की रेडियस का रेशियो 1:3 होगा। इन दोनों की रेडियस का रेशियो हमेशा 1:3 होता है, एरिया का रेशियो 1:9। तो इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस 3 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। भाई ये जो सर्कल है ब्लू वाला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का इनसर्कल है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का इनसर्कल की रेडियस पता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता लग जाएगी। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस दे रखी है, इन रेडियस, तो इन रेडियस क्या होती है? a/2√3। ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 6√3 आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये करेक्ट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस क्या होती है मेरे प्यार भाई? a/2√3, 6√3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो छोटे सर्कल की रेडियस 1 है तो छोटे सर्कल का एरिया मेरे दोस्तों πr²। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6√3 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। यहां साइड 2 का कितने गुना है? 2 का 3√3 गुना है। 2 तिया 6 होता है ना, 3√3 गुना है तो एरिया 3√3 स्क्वायर। 3√3 स्क्वायर क्या होता है? 27। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 27√3 आएगा। तो पाई रेशियो 27√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, कोई तकलीफ नहीं है। अभी हो सकता है कि पेपर में ऐसे सवाल आ जाए कि छोटे सर्कल की रेडियस देके आपसे इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पूछ ले कि छोटे सर्कल की रेडियस जो है सपोज ऐसे 5√3 सेंटीमीटर है छोटे सर्कल की रेडियस। आप बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी? भाई अगर ये 5√3 है, अभी एक की वैल्यू 5√3 है तो 6√3 की वैल्यू क्या होगी? 6√3 गुणा 5√3, 6 पंजे 30 या 90, तो 90 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी। समझ में आया? सौरभ, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका इन सर्कल और यहां एक और सर्कल बनाएंगे तो रेडियस का रेशियो 1:3 होता है। इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस 3 यूनिट है। ये जो सर्कल है इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सर्कल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस का क्या फॉर्मूला है? r बराबर a/2√3। अगर ये 3 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या आएगी? 6√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता है तो एरिया निकाल लो, कल ही बताया था। साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। साइड 2 का कितने गुना है? 3√3 गुना, तो एरिया 3√3 स्क्वायर 27√3 हो जाएगा। सर्कल का एरिया पाई हो गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया सौरभ? तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलो, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने यहां पर अब 32 नंबर प्रश्न करिए। ठीक है जी, करो ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा इस सवाल से पहले, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। चलो दोस्त एक बात बताओ, ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं किसी भी ट्राइंगल के लिए, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, चलिए ये बताइएगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यार में मैं आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना लेता हूं। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना लिया ABC। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, आप इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को, मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC,
इस ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो ए है, और मेरे दोस्तों जो पेरीमीटर है वो क्या है, पी है। पेरीमीटर क्या है मेरे दोस्तों, पी है। ठीक है ना। बस ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो ए है, और पेरीमीटर क्या है ट्रायंगल एबीसी का, पी है। अगर आप इस ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा इसको हम कहते हैं मीडियल ट्रायंगल। आप बताओ, अगर इसका एरिया ए है तो इस मीडियल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? मीडियल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जल्दी से भाई। 1/4 हो जाएगा। अगर आप किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो एरिया 1/4 हो जाएगा, पेरीमीटर आधा हो जाएगा। समझ में आया भाई? ये जो साइड बीसी, बीसी का आधा है डीई, साइड ए बी का आधा है ईएफ, साइड एसी का आधा है डीएफ। हर साइड आधी आधी हो गई, यानी कि ओरिजिनल ट्रायंगल का पेरीमीटर पी है, तो इसका आधा हो जाएगा p/2, है ना। हर साइड आधा हो गई, हर साइड आधा हो गई, तो पेरीमीटर भी आधा हो गया। साइड आधा हो गई तो एरिया 1/2 का स्क्वायर, एरिया 1/4 हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया ए था, तो इसका एरिया हो जाएगा a/4। ये याद है, मीडियल ट्रायंगल का पेरीमीटर ओरिजिनल का आधा होता है और एरिया 1/4 होता है। यानी कि ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया अगर ए है तो इसका a/4 होगा। ओरिजिनल ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर पी है मेरे दोस्तों, तो इसका p/2 होगा। इसी तरीके से फर्दर ये ट्रायंगल डीईएफ के मिड पॉइंट को मिलाओ, मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक नया ट्रायंगल बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया फिर से 4 होगा। आप बोलोगे जी सर, फिर से 4 होगा। a/4 का भी 4 करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। और पेरीमीटर फिर से आधा होगा, p/2 का आधा करेंगे तो p/2 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, है ना। इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को फिर से मिलाएंगे, फिर से मिलाएंगे तो जो नया ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फिर से 4 हो जाएगा। है भाई, प्रीवियस वाले का और 4 कर दोगे तो a/4 क्यूब हो गया। पेरीमीटर फिर से आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका और 2 से भाग करेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को आप लोग फिर से दोबारा मिलाएंगे, मिड पॉइंट को अनंत तक करते जाइए। इसी प्रोसेस को मेरे प्यारे भाई आप अनंत तक करते जाइए, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक मेरे दोस्तों जब आप प्रोसेस को करेंगे तो इन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा, इन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा, ये मुझे बताइए। तो क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है? किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का, अनंत पदों का जो योग होता है वो होता है a/1 - r। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। तो पेपर में सवाल आता है कि भाई एक ट्रायंगल है आपके सामने एबीसी, उसकी तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, फिर नया ट्रायंगल बना, उसके मिड पॉइंट को मिलाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाया। इस तरीके से हमने इनफाइनाइट तक, अनंत तक ऐसे बनाते चले गए। तो इस प्रकार बने सभी ट्रायंगल के एरिया का सम बताओ या फिर पेरीमीटर का सम बताओ। तो भैया ये क्या आ जाएगा, एरिया का सम। फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो 1/4, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, 3/4 ऊपर चला जाएगा 4/3 है, तो 4/3। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा आपको एरिया का सम निकालना है तो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 4/3 गुना कर देंगे। पेरीमीटर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पी, फर्स्ट टर्म पी है, कॉमन रेशियो 1/2, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा 2p। तो पेरीमीटर का जो सम होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का दुगुना यानी कि डबल होगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है?
ठीक है, समझ में आएगा। अब देखिए जैसे पेपर में सवाल आ गया कि एक ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, एक ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 20, 37 और 19 हैं। एक ट्राइंगल की जो साइड है 20, 37 और 19 है भाई, ये ट्राइंगल है। अब इसके मिड पॉइंट को मिला के फिर एक और ट्राइंगल बनाए, उसके मिड पॉइंट को मिला के फिर एक और ट्राइंगल बनाए, फिर उसके मिड पॉइंट को मिला के एक और ट्राइंगल बनाए। तो इस प्रकार से इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेंगे। उन ट्राइंगल के एरिया का सम बताओ, ये क्या होगा, इस सवाल आ गया। क्लियर, लैंग्वेज की फॉर्म में होगा। तो आप क्या करेंगे कि पहले भैया इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। इस ट्राइंगल की साइड क्या है, 20, 37, 19। तो कैसे निकालेंगे एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला से। अभी क्या हो जाएगा, 37 प्लस 19 मेरे दोस्तों 56, 56 और 20 मेरे दोस्तों यहां पे 76, 76 का आधा 38, तो सेमी पेरीमीटर 38 हो गया। 38 माइनस 20 18, 38 माइनस 37 1, 38 माइनस 19 19। ठीक है जी, तो यहां से 19 कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अभी यहां से 2 बचेगा, 2 इंटू 18 36 का 6, यानी कि 19 6 का 114 है। यानी कि मेरे दोस्तों ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया ये आ गया। 19 गुणा 38 से 19 कॉमन आ गया, यहां से 2 बचेगा, 2 गुणा 18 36 का 6। तो यानी कि सबसे पहले आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर, तो 114 आ गया। अब इसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बना, फिर उसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बना, इस प्रकार से इनफाइनाइट ट्राइंगल बने। उन इनफाइनाइट ट्राइंगल के एरिया का जो सम होगा 114 का 4/3 होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, क्लियर है। तो यानी कि 152 152 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी आसान सी बात थी, 1 सेकंड में कर लेंगे आप। सभी को समझ में आ गई बात। आदर्श, वन 152 आएगा आंसर भाई, गलती मत करो। अगर एरिया की जगह यहां पे पेरीमीटर का सम पूछता, आदर्श क्या हुआ भाई, अगर एरिया की सब जगह इन सभी ट्राइंगल के पेरीमीटर का सम पूछता कि मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिला के ऐसे इनफाइनाइट तक बनाते गए, पेरीमीटर का सम क्या आएगा। तो मेरे दोस्तों ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है, 76। अभी 37 और 19 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 56, 56 प्लस 20 76, 76 का दुगुना मेरे दोस्तों। तो ये भी 152 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन यूनिट अलग अलग है। पेरीमीटर की सेंटीमीटर होगी, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अरे 4/3 ये नारा कचरा, ये तो बताया है। अरे स्टेसी, ये पेरीमीटर के लिए ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का दुगुना कर देंगे। भास्कर कभी पढ़ भी लिया करो यार, कैसे अंधों की तरह लेक्चर देखते हो क्या, गूंगे बहरे की तरह। ये सब किस लिए बताइए, यही तो बेसिक है, और क्या चाहिए तुम्हें। चलो अब ये वाला सवाल करके बताओ, सवाल नंबर 32। हाँ, पेरीमीटर 2p है, ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो, उसका दुगुना कर दो। सवाल देखिएगा, गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर, ए सेकेंड ट्राइंगल T2 इज फॉर्म्ड बाई जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ T1। एक ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है T1 जिसकी साइड 24 है। एक सेकेंड ट्राइंगल है T2 जो मेरे दोस्तों इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिला के बनाया गया है T1 के। फिर एक थर्ड ट्राइंगल बनाया गया T3 जो कि T2 के मिड पॉइंट्स को मिला के बनाया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ट्राइंगल इज कंटिन्यूड, और हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। द सम ऑफ द एरियाज इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ इनफाइनेटली मेनी सच ट्राइंगल। तो ये इनफाइनाइट ट्राइंगल है T1 T2 T3, इनके एरिया का सम क्या होगा। एक ट्राइंगल था जिसका इक्विलेटरल ट्राइंगल है T1, इसके मिड पॉइंट को मिला के T2 बना दिया, फिर इसके मिड पॉइंट को मिला के T3 बना दिया, और ये हम प्रोसेस कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो ऐसे इनफाइनाइटली ट्राइंगल के एरिया का सम क्या होगा। तो भाई
ओरिजिनल ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है, इसका एरिया निकाल लो और उसका 4/3 गुना कर दो, 4/3 गुना, ये आ जाएगा आंसर। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 24 है तो एरिया क्या होगा? अगर साइड 2 है तो एरिया √3 होती है, साइड 2 का 12 गुना है तो एरिया 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 √3 का 4/3 करेंगे मेरे दोस्तों तो 3 से 48 चला जाएगा मेरे दोस्तों, 48 चौका 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल महेंद्र। एक सेकंड में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, 1 सेकंड में। चलिए अगला सवाल, ठीक है ना, पेरीमीटर पूछता तो ओरिजिनल का दुगना कर देते यहां पे। 33 नंबर क्वेश्चन, चलिए 33, 34, 35 ये तीनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अब इनको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, बाकी जो है इन बचे सवालों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों।